कंट्रोलिंग एक ऐसी टर्म है, एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि हम सब इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप चाहे शादीशुदा हों या गैर शादीशुदा, आप स्टूडेंट हों या बिज़नेसमैन हों, आप किसी न किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। ख़ावंद चाहता है कि वो अपनी बीवी को कंट्रोल कर ले, बीवी चाहती है कि वो अपने ख़ावंद को कंट्रोल कर ले और ये दोनों मिलके चाहते हैं कि अपने बच्चों को कंट्रोल कर लें। किसी न किसी तरह से हम किसी न किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं और इन सब लोगों में, इन सब चीज़ों में जो चीज़ कॉमन है, वो ये है कि हम सब लोग किसी न किसी तरह से अपने ब्रेन को या माइंड को कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं। तो आज हम माइंड साइंसेस के हवाले से ये देखेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि माइंड कंट्रोलिंग क्या होती है और हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं माइंड को और आया ये बात ठीक भी है कि नहीं। और कुछ बुक्स भी अवेलेबल हैं, उन बुक्स के बारे में भी मैं बात करूँगा जो कि आप पढ़ सकते हैं माइंड कंट्रोलिंग के हवाले से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुरेज़ अली हुसैन और मैं हूँ एनएलपी सर्टिफाइड, फोर्थ डायमेंशन सर्टिफाइड और रैकी हीलर। और आज हम बात कर रहे हैं कि हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सीखना होगा और ये जानना होगा और अपने आप से सवाल करना होगा कि हम माइंड को क्यों कंट्रोल कर रहे हैं। अक्सर माइंड कंट्रोलिंग को मिक्स कर दिया जाता है ऑपरेशन के साथ, सप्रेशन के साथ। यानी कि अगर आप किसी को लोग समझते हैं कि माइंड कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि किसी को दबा देना, किसी पर गलबा हासिल कर लेना या किसी को मोहताज कर देना, ये माइंड कंट्रोलिंग का अक्सर अक्सर मतलब लिया जाता है। लेकिन माइंड कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं है। जब हम माइंड साइंसेस में माइंड कंट्रोलिंग की बात करते हैं, तो इसका मकसद ये होता है कि अपने माइंड को इस तरह ट्रेन किया जाए कि वो बेहतर परफॉर्म कर सके। ये बात बड़ी अहम है और इस बात को समझ लीजिए कि जब आप माइंड साइंसेस में माइंड कंट्रोलिंग की बात करते हैं, तो इसका मकसद ये होता है कि आप अपने माइंड को इस तरह कंट्रोल करेंगे, इस तरह उसको एक अच्छी राह पर, एक बेहतर राह पर लगाएँगे ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर सके। जिस भी फ़ील्ड में हो, जिस भी तरह से उसको यूज़ करना चाहें, आप उसको यूज़ कर सकेंगे एक बेहतर परफ़ॉर्मेंस के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, वो अच्छे ग्रेड्स हासिल करना चाहता है, तो वो माइंड साइंसेज़ का इस्तेमाल करके अपने ग्रेड्स को बेहतर कर सकता है। सबसे जो अहम चीज़ है, वो ये है कि आप अपने अंदर एक खुशी, एक इत्मीनान, एक इत्मीनान का एहसास आप पैदा कर सकते हैं माइंड साइंसेज़ के ज़रिए, माइंड कंट्रोलिंग के ज़रिए। तो ये बड़ी अहम चीज़ है और इस बात का जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे लोगों की बातें सुनी हैं। वो माइंड कंट्रोलिंग को कुछ और ही ले जाते हैं, कुछ और ही समझ लेते हैं और उसको किसी और तनाज़ुर में देख लेते हैं। तो माइंड साइंसेज़ ये है माइंड कंट्रोलिंग ये है कि आपने माइंड साइंसेज़ की टेक्नीक को इस्तेमाल करके अपने माइंड की पावर को बढ़ाना है, अपनी माइंड की परफ़ॉर्मेंस को बेहतर करना है। और हाँ, एक और बात भी मैं बताता चलूँ कि कंट्रोलिंग का मकसद ये नहीं है कि आप किसी और को कंट्रोल करें। ये मैं माइंड साइंस के हवाले से बता रहा हूँ कि माइंड साइंसेज़ में कंट्रोलिंग का मकसद ये नहीं है कि आप किसी और को कंट्रोल करें, किसी और को अपने मातहत करें, किसी और को आप मोहताज करें। इसका मकसद ये है कि वो टेक्नीक्स आप खुद अपने आप पर अप्लाई करें। माइंड साइंसेस एक ऐसी एक ऐसा इल्म का समंदर है जिसको आप सीख कर, जिसमें से कुछ टेक्निक्स आप सीख कर अपने आप पर खुद अप्लाई कर सकते हैं। इसकी खूबी यही है कि आप उन टेक्निक्स को सीख कर अपने हिसाब से अपने आप पर अप्लाई करते हैं। जब अपने आप पर अप्लाई करते हैं तो उससे आपको बेहतर नताइज मिलते हैं। इंटेंशंस आपकी होती हैं, जो रिज़ल्ट आपको चाहिए वो आपने पहले अख़ज़ करना होता है, वो पहले आपने सोचना होता है, पहले प्लान करना होता है। सारा चीज़ें जो कि मैं अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, वैसे करनी होती हैं। फिर उन चीज़ों की वजह से, उन इंटेंशंस की वजह से आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना और ये ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है कि आपने अगर कंट्रोल करना है, तो आप किसी और को कंट्रोल नहीं कर रहे, आप अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं बेहतर परफ़ॉर्मेंस के लिए। माइंड कंट्रोलिंग से पहले आप ये चीज़ जान लें, ये बात समझ लें कि आपका माइंड आपकी बात सुनता है, आपका माइंड आपका ताबेदार है, आपका फर्माबरदार है। जो आप उसे खिलाते हैं, जो आप उसे पिलाते हैं, जो आप उसे समझाते हैं, आपका माइंड उस पर अमल करता है।
इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, टर्न योरसेल्फ इनटू एन अलार्म क्लॉक के नाम से, इस तरह का टाइटल था। और वो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप किसी ख़ास वक़्त पर उठना चाहते हैं, किसी मख़सूस टाइम पर उठना चाहते हैं, आप रात को सोएँ या दिन में सोएँ या किसी भी टाइम आप सोते हैं और चाहते हैं मैं घंटे बाद या 6 घंटे बाद या एक इस टाइम पर मैं उठ जाऊँ, तो आप अपने माइंड को बताकर वो टाइम, मख़सूस टाइम, एग्ज़ैक्ट टाइम वो अपने माइंड को बताकर सोएँ। जब आप वो माइंड को वो टाइम बता के सोते हैं, तो आपका माइंड खुद ब खुद उस टाइम पर आपको उठाता है। वो अलग बात है कि आप उस उठने के बाद फिर सो जाएँ, ये ऐसा होता है, लेकिन आपकी आँख एक दफ़ा ज़रूर खुलेगी। तो ये एक बड़ी अमेज़िंग सी मिसाल है और इसको आप टेस्ट कर सकते हैं अपने आप पर। और इसका मैं खुद भी क अक्सर इस चीज़ को अप्लाई करता हूँ। वो अलग बात है कि मैं उठने के बाद फिर सो जाता हूँ, लेकिन ऐसा होता है। मैंने भी इसको अप्लाई किया है और बड़े इसके अमेज़िंग रिज़ल्ट्स मिलते हैं कि आप, और इससे ज़ाहिर ये होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम माइंड को कोई इंस्ट्रक्शन देंगे, कोई बात समझाएँगे, तो वो हमारा माइंड वो बात सुनेगा और उस पर अमल करेगा। ना सिर्फ़ अमल करेगा बल्कि हमारी बॉडी को भी उस काम पर लगा देगा। इससे ही पता चलता है कि माइंड, बॉडी और सोल का बड़ा गहरा और बड़ा मज़बूत रिलेशनशिप है और इसको हमें समझना चाहिए अगर हम ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। माइंड कंट्रोलिंग के हवाले से एक बहुत अहम शख्स जो गुज़रे हैं, जिन्होंने सिल्वा अल्ट्रा माइंड कंट्रोल प्रोग्राम एक बनाया था और अब भी वो चल रहा है, अभी उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। मैंने भी उससे बहुत सारा फ़ायदा उठाया है। वो हैं होज़े सिल्वा। होज़े सिल्वा के मुताबिक हमारे ज़हन में बहुत सारी वेव्स चल रही होती हैं, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ चल रही होती हैं। जब हम दिन में होते हैं तो वो कुछ और फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं। जब हम रात में सोते हैं तो कुछ और फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, जब हम आराम से बैठे होते हैं, एक इत्मीनान के साथ बैठे होते हैं, तब कोई और फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, मेडिटेशन के वक़्त कुछ और फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं। तो अ, होज़े सिल्वा के मुताबिक डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ हैं और इनसे उन्होंने अपने सिल्वा अल्ट्रा माइंड कंट्रोल प्रोग्राम में बताया है कि हम किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी ब्रेन वेव्स के नाम से, उसमें आप सीख सकते, उससे उस वीडियो को देख के आप सीख सकते हैं कि आप ब्रेन वेव्स से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और कौन-कौन सी ब्रेन वेव्स हैं। मैं यहाँ पर बताऊँगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसके अलावा एक और मेथड जो कि माइंड कंट्रोलिंग में बड़ा हेल्प करता है, वो है जर्नलिंग या स्क्रिप्टिंग मेथड। जर्नलिंग या स्क्रिप्टिंग मेथड को आप अगर अच्छे अंदाज़ से इस्तेमाल करेंगे, तो आप बेहतर परफ़ॉर्म कर पाएँगे। वो इस तरह कि जब आप कुछ लिखते हैं और अच्छी इंटेंशंस के साथ लिखते हैं, और आपको याद होगा जब आप हर इंसान जब बचपन में हम जब लिखते थे, तो कोई चीज़ याद नहीं हो रही होती थी, कुछ चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही होती थी, या कोई पैराग्राफ हमें जब याद करना होता था हर्फ ब हर्फ, तो हम लिख के याद करते थे। तो लिख के याद करने का ये मकसद है कि उससे चीज़ें ज़हन नशीन हो जाती हैं, ज़हन में बैठ जाती हैं और आप ईज़िली उन चीज़ों को फ़ॉलो कर पाते हैं, आपका माइंड उन चीज़ों को फ़ॉलो करता है। आप अच्छा लिखेंगे तो अच्छी चीज़ों को फ़ॉलो करेगा, बुरा लिखेंगे तो बुरी चीज़ों को फ़ॉलो करेगा। तो ये है कि इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं कि आप किस तरह लिखें, किस वक़्त लिखें, किस टेंस में लिखें, किस तरह लिखें, क्या-क्या तरीक़ेकार हैं, कितना लिखें, कितना ना लिखें, और अच्छा लिखें, बुरा लिखें, या बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें बताऊँगा तो मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इतना जान लें कि आप जब भी लिखें, कोशिश करें आप दिन में कोई टाइम निकालें अपने लिए और कुछ ना कुछ लिखें और अच्छा लिखें अपने बारे में। तो इससे बहुत आपका फ़र्क पड़ेगा और ये भी एक माइंड कंट्रोलिंग की बड़ी इफ़ेक्टिव टेक्नीक है। मेडिटेशन भी एक ऐसा अमल है, एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसको इस्तेमाल करके आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने माइंड को बेहतर अंदाज़ से परफ़ॉर्म करने पर मजबूर कर सकते हैं। यानी कि आप अपने माइंड को काम डाउन कर सकते हैं अगर आप स्ट्रेस में हैं, आपको कोई हल नहीं मिल रहा, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको इस्तेमाल करके अपनी ओवरऑल परफ़ॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। बड़ी अच्छी चीज़ है मेडिटेशन और हर इंसान सीख सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकता हर इंसान कि मैं मेडिटेशन कंप्लीट सीख गया हूँ। मेडिटेशन के बहुत सारे लेवल्स हैं, लेकिन इसकी खूबी ये है कि हर इंसान कर सकता है। बिगिनर लेवल पर आप सीख सकते हैं। मैंने मेडिटेशन बेसिक्स के नाम से
एक प्लेलिस्ट बनाई है वो आप देखें, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो बुनियादी बातें हैं वो समझने में आपको आसानी होगी और आप ईज़िली सीख सकेंगे मेडिटेशन को। और मेडिटेशन के साथ अगर आप विजुअलाइज़ेशन मेथड का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, विजुअलाइज़ेशन मेथड को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये बड़ी कमाल की चीज़ हो जाती है। फिर आप मैनिफेस्ट करना भी डिज़ायर्ड मैनिफेस्टेशन करना भी आपके लिए ईज़ी हो जाता है। मुझे इन सारे मेथड्स में जो सबसे मज़े का मेथड लगता है वो है व्हाट इफ़ मेथड। व्हाट इफ़ मेथड पर मैंने वीडियोस बनाई हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें आप एक वीडियो देख सकते हैं व्हाट इफ़ मेथड के ऊपर। और व्हाट इफ़ मेथड ये है कि जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो आप हासिल करना चाहते हैं, अगर आप वो पहले से ही सोचना शुरू कर दें या वो पहले से ही आप उस फ़ेज़ में, उस सिचुएशन में, उस हालत में, उस कंडीशन में अगर आप चले जाएँ, तो आपके लिए बड़ा ईज़ी हो जाता है चीज़ों को मैनिफेस्ट करना। ये थोड़ी-सी मुश्किल बात है, ये थोड़ा-सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट है। और इस मेथड पर बहुत सारी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, बहुत सारी रिसर्च भी हो चुकी है और ये बिल्कुल सादा से अल्फाज में ये है कि जो आप अचीव करना चाहते हैं, वो आप अभी से करना शुरू कर दें। इन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए आपको जो चीज़ चाहिए वो है आपका एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा दोस्त या कोई ऐसा शख्स जो आपको हेल्प करे, आपको मोटिवेट करे या आपको इसको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी कहा जाता है। क्योंकि इंसान को ज़रूरत होती है एक ऐसे क्योंकि एक और एक 11 कहा जाता है इसी वजह से और इसलिए भी क्योंकि जो काम आप कर रहे होते हैं वो आप उसको अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं, अपने अंदाज़ से देख रहे होते हैं। लेकिन जब कोई दोस्त आपके साथ उसमें मिल जाता है, कोई आपका साथी उसमें मिल जाता है, तो वो एक और एक 11 तो हो जाते हैं, लेकिन उसका एक पर्सपेक्टिव भी मिलता है। उसको वो अपने अंदाज़ से उस चीज़ को देखता है, वो अच्छी रहनुमाई कर सकता है, बेहतर तरीके से रहनुमाई कर सकता है। और इस तरह ये भी होता है कि आप खुद तो ग्रो कर ही रहे होते हैं। अ, आप अपने दोस्त को भी ग्रो करवा रहे होते हैं, वो भी आपके साथ ग्रो हो रहा होता है, वो भी बेहतर इंसान बन रहा होता है। तो इस तरह एक नहीं 2 ज़िंदगियाँ बेहतर हो रही होती हैं, 2 ज़िंदगियों में निखार आ रहा होता है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। खुदा को भी, अल्लाह को भी ये अमल पसंद है कि आप ना सिर्फ़ खुद बेहतर हों बल्कि कम्युनिटी वर्क भी करें, लोगों के साथ भी एहसान करें, लोगों के साथ भी बेहतर तरीके से पेश आएँ। तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का होना बड़ा ज़रूरी है और अगर आपको कोई अच्छा दोस्त मिल जाता है और या अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है, तो ये बड़ी गनीमत है। तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि खुद बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ इस वजह से पीछे रह जाते हैं या शायद इस वजह से बेहतर परफ़ॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि उनका कोई अच्छा पार्टनर नहीं होता। लोग डिमोटिवेट कर देते हैं। वो डिमिड मोटिवेट हो जाते हैं, वो किसी न किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते अपनी लाइफ़ में। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की, अकाउंटेबिलिटी फ्रेंड की, तो इसके साथ-साथ आपको ये भी समझना होगा कि आपने बुरी सोबत से बचना है। उन लोगों से जो आपको मोटिवेट नहीं करते, वो लोग जो आपको आपके एनवायरनमेंट से, आपके पसंदीदा एनवायरनमेंट से, आपके फ़ील्ड ऑफ इंटरेस्ट से दूर रखने की कोशिश करते हैं। वो लोग जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनसे आपने बचना है, उनको आपने अवॉइड करना है और उन लोगों की सोबत इख्तियार करनी है। उन लोगों में उठना-बैठना है जो कि आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आपको हेल्प करेंगे, जो कि आपके इंटरेस्ट के साथ मैच करते हैं या आपको मोटिवेट करते हैं किसी न किसी तरह से। और इसका फ़ायदा ही है, वो इस तरह कि जब आप खुद ग्रो कर रहे होते हैं, आपका अच्छा पार्टनर है, अकाउंटेबिलिटी फ्रेंड अच्छा है अगर आपका, तो वो भी ग्रो करेगा, वो भी बेहतर इंसान बनेगा और इस तरीके से एक कम्युनिटी में चेंज आएगा और एक नेशन में भी चेंज आ सकता है इस तरह। तो ये बहुत अहम चीज़ है। इसको मैंने आखिर में बयान किया और मैंने देखा है बहुत सारे लोग इस वजह से पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता। उनको क्योंकि जब हम एक चीज़ को एक पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं, तो दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने वाला कोई नहीं होता। जब एक अच्छा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मिल जाता है, तो वो दूसरे पर्सपेक्टिव से देखकर एक और अंदाज़ से, एक और ज़ाविये से देखकर
आपको इन चीज़ों के बारे में बताता है कि नहीं, इसको इस तरह कर लो, इसको इस तरह बेहतर बना लो, इसको इस तरह चेंज कर लो। तो वो लोग बड़े अहम होते हैं आपकी ज़िंदगी में और उन्हीं उन्हीं लोगों की वजह से आपकी लाइफ में बेहतर चेंज आती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा माइंड कंट्रोलिंग के बारे में और आपका जो ज़हन है वो बदल गया होगा कि माइंड कंट्रोल ये नहीं है कि आपने किसी को मोहताज करना है, बल्कि आपने आपको बेहतर इंसान बनाना है। अगली किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हाँ, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, वो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है, वहाँ पर आप जा सकते हैं और वहाँ पर आप मुझसे एक सेशन बुक करा सकते हैं। और अगर आप मुझसे कोई भी चीज़ ऐसी सीखना चाहें, माइंड साइंसेज़ के हवाले से कोई भी टेक्नीक सीखना चाहें, जो कि मैं इस चैनल पे बताता रहता हूँ, मुख्तलिफ़ टेक्नीक्स उनकी डिटेल सीखना चाहें या अपने हिसाब से, अपने हवाले से कोई ख़ास तरह की कोई उस मेथड के बारे में पूछना चाहें, तो आप वो पूछ सकते हैं। अगले किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।